दोस्तों नमस्कार। ईरान पे जब इजराइल और यूएस ने अटैक किया और पूरे के पूरे उनकी रिजीम को खत्म कर दिया, यानी कि अयतुल्ला खमनेई को मार दिया, साथ में आईआरजीसी के कमांडर्स को मार दिया, तो यूएस ने समझा कि हमने तो ईरान को डिफीट कर दिया और इनकी रिजीम को हमने तोड़ दिया और यहाँ पे हमारा कब्जा हो जाएगा, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो नेक्स्ट इनका आयतुल्ला था उसको मार दिया, फिर ये कहा जाता है जो खमनेई का लड़का था जिसको अपॉइंट किया उसको भी मार दिया, लेकिन रिजीम चेंज नहीं हुई। वहां पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, इसके बाद 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को बुलाया जा रहा है इस टाइम पे ईरान के नजदीक। लेकिन क्या यूएस ये रिजीम को चेंज कर पाएगा? क्योंकि यूएस ने इनिशियली को प्लान नहीं किया था, सीआई टोटल फेल था। फिर जब वहां पे जो हिल्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के अंदर, वहां से मिसाइलें आ रही थी, क्योंकि वहां पे हिल्स हैं 4880 हिल्स हैं वहां पे, जहां पे इन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा था। जमीन के नीचे मिसाइल के अड्डे बना रखे थे जहां से मिसाइल फायर की जा रही थी। फिर जहां से मिसाइल फायर होती थी वहां पे कुछ कर लेते थे, कुछ मिसाइल फेंक देते थे, उसको डिस्ट्रॉय करते थे। लेकिन ऐसे तो कई महीने लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक तरीका अपनाया जो इंडिया ने अपनाया था ऑपरेशन सिंदूर में, कि जब कराना हिल्स पे जहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे, वहां पे हमने विंडोज पे मिसाइल मारी और उसके बाद सारी की सारी जो मिसाइलें पड़ी थी धरी की धरी रह गई और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। ये तकनीक इस टाइम पे यूएस और इजराइल अपना रहे हैं, इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं। साथ में ग्राउंड फोर्सेस उतारने की बात हो रही थी, अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही कि ग्राउंड फोर्सेस को उतारें, क्योंकि उनको उतारेंगे तो इनका सत्यानाश हो सकता है। लेकिन अब जो कर्ड्स हैं, जो 4 कंट्रीज पे रहते हैं, ईरान में, सीरिया में, टर्की में और इराक के अंदर, उनको इकट्ठा करके उनको आर्म देकर के ये भेज रहे हैं ईरान के अंदर। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उनको कह रहे हैं कि आप जाइए ईरान के अंदर लड़िए, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग इस टाइम पे ईरान के अंदर भी हैं और पाकिस्तान के अंदर भी। क्या ये पूरा कर पाएंगे, किस तरीके से कर पाएंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, इस टाइम पे यूएस ने प्लान बी सामने ला दिया है और वही तरीका अपनाया किया जो इंडिया चाहता था, या इंडिया ने जो किया था ऑपरेशन सिंदूर में। फिर अब ये जो लड़ाके हैं किराए के, उनको ला रहे हैं, उनको लड़ाई करने के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि आईआरजीसी को हरा सके, रिजीम चेंज कर सके। आप इस पे अपने कमेंट दीजिएगा, फिर बात करते हैं। सर, इतना दुनिया का कभी सोचने का जरूरत नहीं पड़ी थी ईरान के ऊपर जो अभी आज पूरी दुनिया सोच रही है, और ये खुल के आ रहा है और पूरी जस्टिफाई होती है इजराइल और अमेरिका की ये जो कारस्तानी है अगेंस्ट दिस कंट्री ईरान, कि बिल्कुल सही है। ईरान हैज बीन वेरी वेरी ट्रबलसम, चाहे सुएज कनाल का हो या कश्मीर की प्रॉब्लम का हो, और उसका कोई लॉजिक नहीं होता था। माने कि भाई मैं कि हम लोग किस लिए कर रहे हैं। उनका मेन है रिलीजियस फीवर, उसके ऊपर ये लोग करते हैं। ये लोग कुछ नहीं देखते कि लॉजिक क्या। बताइए आप, कश्मीर में ये बोल रहे हैं जी कश्मीर के अंदर बड़ा ये वो जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों पे। अब ये खामिनाई की कमेंट्स हैं, और वहां जाके कश्मीर में ये जाते हैं और वहां की मस्जिद के अंदर स्पीच देते हैं, और जहां शिया सुन्नी की दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं पे नरसंहार जो हुआ है उस पे एक वर्ड नहीं बोलता। दैट शोज दैट खमीनाई हैज बीन अ वेरी कम्युनल पर्सन। वो हिंदुस्तान का कभी दोस्त नहीं था। और आज जो लोग छाती पीट रहे हैं खमीनाई के लिए उसके मरने पे, वो सारे गद्दार हैं हिंदुस्तान के, क्योंकि उन्होंने कभी हिंदुस्तान के भले की बात नहीं सोची। पहलगांव में हुआ, बांग्लादेश में जाके हिंदू जलाए गए, किसी ने आवाज नहीं उठाई इन लोगों ने। और आज 3000-4000 किलोमीटर दूर एक आदमी जो हंस में हिंदुस्तान को गाली देता था, इवन इन द यूएन ऑल्सो दे यूज्ड टू अपोज इंडिया, आज उसके लिए छातियां पीट रहे हैं। आई थिंक अभी दुनिया ये रियलाइज कर रही है और उनकी सपोर्ट इजराइल और अमेरिका के लिए है। अमेरिका के ठीक हैं हमारे ट्रम्प भैया, पागलपन तो है उसमें, लेकिन बेवकूफ नहीं है। यहाँ सब लोग को जान रहे हैं, सब लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि नियत सही है, कि सुएज कनाल के अंदर भी आज प्रॉब्लम हो रही है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ
ईरान अगर अगर वहां पर बनती है, वहां पर बन जाती है बिटवीन द इजरायलीज एंड द पैलेस्टाइन, उनके अंदर झगड़े करवाने के लिए सबसे पहले ईरान से रेडी हो जाता है। वहां 2-4 लाख, पता कितने कितने लाख हैं वहां पर पैलेस्टाइन लोग, और फिर वो लोग जाते हैं इसराइल में पैसे कमाने के लिए। उन लोगों को मिसगाइड करना, उनको फैनेटिक बनाना, उनसे उनके थ्रू और भी प्रॉब्लम क्रिएट करना। दे हैव बीन अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग कंट्री, जिनको खून खराबे से बड़ी खुशी मिल रही थी। सो I really think the world can see now this entire war in true colors. सही रंग, मतलब क्या है, क्या इसका मतलब क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, और ये बहुत अनिवार्य है, और जितना जल्दी हो सके ये इनकी रजीम चेंज होनी चाहिए। और ये ईरान को डेफिनेटली, ईरान जो हर एक को बोलता रहता है कि दे डोंट हैव द राइट टू लिव, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, अब वो देखे हाउ इट इज टू सी डेथ टू ईरानियन फैनेटिक्स। ईरानियन लोग बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से अपना सूद साहब आप बताते हैं कि वहां के बेसिकली पब्लिक इज वेरी गुड। इट इज ये लंबे, ये दाढ़ी वाले, ये जो फैनेटिक्स बैठे हुए हैं ऊपर। सर, एक किस्सा हुआ था, आज उसकी वजह से ये ईरान को आज ये भुगतना पड़ रहा है। ये वो किस्सा था जिस दिन एक बाप को बेटी के आगे फांसी दी गई थी, और बाप ने मुस्कुराते हुए गुड बाय किया था अपनी बच्ची के लिए। वो छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की। ये क्रूर लोग हैं ये सर। इनके अंदर बताऊं, ये अमेरिकन अटैक बहुत पहले हो गया होता। अमेरिकन अटैक लेट इसलिए हुआ कि इन्होंने अचानक 80 कैदी रेडी कर दिए। ये पर्शियन 80 कैदियों को बोला कि भाई इनको हम लोग फांसी दे देंगे अगर आपने अटैक किया, तो अमेरिका रुक गया। तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू सी रियलिटी, फाइंड रियलिटी, एंड लेट जस्टिस बी डन। उदय, खैर मैं आपकी एक बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि इस चक्कर में अमेरिका रुक गया। एक्चुअली अमेरिका चाहता ही नहीं था रिजीम चेंज, उसकी मजबूरी है, क्योंकि ईरान इस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। उसको कोई फांसी चले कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोगों को फांसी दी गई, 27,000 लोग तो ऑफिशियली कहा गया कि जो पीछे डेमोन्स्ट्रेशन वहां पे फांसी दी गई। ट्रंप कहते रहे हम आपके साथ आ रहे हैं, और लोग इसी उम्मीद से ट्रंप आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप आए नहीं, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स का इन्होंने एजेंडा फैला के रखा वो अलग चीज है। वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात नहीं करते। एक्चुअली यहाँ पे अटैक इसलिए हुआ कि इनको ये था कि ईरान ने इस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत नजदीक आ चुका है, और ईरान ने कहा था ना तो मैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करूंगा, ना अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल को खत्म करूंगा। इसको लगा कि इस टाइम पे यूएस पे अटैक हो सकता है, इसराइल पे हो गए, इसलिए इन्होंने अटैक किया। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की खमनाई के बारे में, देखिए खमनाई ईरान का रिलीजियस लीडर है, वो शिया है, मुसलमान है। हम एक हिंदू कंट्री है, हमारा कोई मतलब नहीं वहां पे क्या हो। अगर कोई किसी को मर जाता है हमें क्या लेना, वहां का तो प्रेसिडेंट तो था नहीं। और आप देखिए ना कि 1965 के वार में ईरान ने पूरी सपोर्ट दी थी पाकिस्तान को। 71 में भी इन्होंने 400 टैंक्स दिए थे। पूरा गल्फ उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ था, सिर्फ इराक को छोड़ दीजिएगा, यूएई उस टाइम पे पैदा ही हुआ था। और दूसरा छोड़िएगा पैलेस्टाइन को, क्योंकि पैलेस्टाइन के लीडर यासिर अराफात काफी क्लोज थे इंदिरा गांधी के। लेकिन उसके बाद जब पहलगाम हुआ तो क्या इन्होंने कोई सिंपैथी दिखाई थी इंडिया के साथ? ईरान ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि यहाँ पे आपके हिंदुओं को मार दिया गया, तो हमें आयतुल्लाह से क्या लेना। फिर दूसरी बात है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो भी इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, इंडिया को सपोर्ट भी नहीं किया। पाकिस्तान को सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान को तो वैसे ने बुरा हाल कर दिया। देखिए मेन बात क्या है कि हम हिंदू कंट्री है, हमें क्या लेना, कोई रिलीजियस लीडर कहीं मर जाता तो हर एक जगह हम अपने यहाँ पे ढोल थोड़ी बजाते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि राहुल गांधी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि हम खमनाई के टाइम पे हमें अफसोस करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एक मुस्लिम है, उनका बनता है मुस्लिम के लिए सपोर्ट करेगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके पीएम क्यों यहाँ पे सपोर्ट करें? क्यों पीएम खमनाई के ऊपर बोले? क्या खमनाई हमारे लिए कुछ बोला? जैसे आपने कहा कश्मीर के ऊपर भी कई बार ईरान के स्टेटमेंट्स आती है। फिर आपको एक और बात बता दूं कि 1992 के अंदर या 3 में हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा वो गए थे ईरान के अंदर, मिडिल ईस्ट में जा रहे थे, ईरान भी रुके, और ईरान उनका प्लेन खड़ा था तो उनकी वाइफ भी उनके साथ थी। वाइफ को उनकी गवर्नमेंट ने प्लेन से बाहर नहीं आने दिया और प्लेन के अंदर कैद करके रखा। उनका जी आप हिजाब पहनो, कहते मैं हिंदू हूं, मैं क्यों हिजाब पहनूं? उन्होंने हिजाब नहीं पहना और उनको वहां पे कई घंटे तक प्लेन के अंदर वेट करना पड़ा।
जब वो इतने कट रहा है अपने मजहब के लिए, तो हम क्यों इसके ऊपर ढीले छोड़े, हम क्यों इनको जाकर के अपने आप को इनके सामने गिरे। लेकिन एक और बात कहूंगा यहाँ पे कि इस टाइम पे जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, अब ईरान के साथ क्या कहूंगा मैं आपको, एक और बात बता दूं ईरान के बारे में, कि इंडिया ने यहाँ पे बहुत सा पैसा खर्चा था, कई हजार करोड़ का पैसा खर्चा था चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में। 2 पोर्ट्स हमने ले लिए थे और उसको डेवलप भी कर रहे थे, साथ में उनको चलाने का काम भी ले लिया था। साथ में हमने कहा जी हम यहाँ पे रेल लाइन बनाएंगे, जो 500 किलोमीटर की रेल लाइन थी, जो जायदाद से इनके पोर्ट तक आती थी। लेकिन क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दी तो उस रेलवे लाइन को बना नहीं पाए। बाद में जब यहाँ पे इन्होंने ये रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट कर दिया चाइना को, और इंडिया ने कहा जब रेलवे लाइन बनाएंगे थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हो रही है, तो कहा ये प्रोजेक्ट हमने चाइना को दे दिया, हमारे को आपसे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पे इनके कोस्ट के पास हमारी जो कंपनीज है उन्होंने ऑयल निकाला, और ऑयल निकालने का कहा हम यहाँ पे ऑयल निकालेंगे और इसको हमें प्रोजेक्ट दे दो। $11 बिलियन का उन्होंने डिमांड किया, लेकिन ईरान ने उस प्रोजेक्ट को दे दिया चाइना को, तो भी इंडिया नाराज हो गया। फिर इसके बाद चाइना ने $400 बिलियन का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम शुरू किया कि हम ईरान के अंदर $400 बिलियन खर्चेंगे। चाइना खर्चे अलग बात है, लेकिन उन्होंने इंडिया से कहा जी आप कितना पैसा खर्चोगे। इंडिया ने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं खर्चने के लिए, हम इस पे नहीं खर्चेंगे, हम कोई आपका डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इश्यूज दूसरे हैं। उसके बाद हमारे रिलेशन खराब हो गए। आपने देखा जब यहाँ पे इंडिया का जो बजट आया उसमें चाबहार पोर्ट के लिए हमने कोई पैसा नहीं रखा, यानी कि इस टाइम पे हमारे जो रिलेशन थे ईरान के साथ बड़े कूल हो गए थे, और इस टाइम पे कोई पैसा भी नहीं रखा उस प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर जब पीएम मोदी गए इसराइल के अंदर, इसराइल में नेतन्याहू से मीटिंग की, उनकी सेकंड विजिट थी इसराइल की, और लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी इसराइल क्यों गए इस टाइम पे। देखिए पीएम मोदी इसराइल इसलिए गए थे, जब 1971 का वार था तो भी हमको इसराइल ने बहुत सपोर्ट किया था। जब कारगिल हुआ 1999 में, तो इसराइल ने हमको दिए थे स्मार्ट बॉम्ब। वो स्मार्ट बॉम्ब को यूज करके हमने जो इनके जगह जगह पे अटैक करने थे वो अटैक किए, जिससे फायदा हुआ। जब हमने इनके जो टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था, जब पहलगाम अटैक के बाद, तो उस टाइम पे स्पाइस बॉम्ब को यूज किया था जो इसराइल ने हमको सप्लाई किए थे, और वो बॉम्ब इतने इफेक्टिव थे कि जैसे बॉम्ब गिरता है किसी बिल्डिंग के ऊपर तो बिल्डिंग के अंदर धंसता है, अंदर जाके ब्लास्ट करता है, बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता लेकिन जो भी लोग अंदर बैठे हैं सारे के सारे खत्म होते हैं। तो वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। फिर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी हमने इसराइल की मिसाइलें यूज की, इसराइल के वेपन्स को यूज किया। तो इसराइल ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया, इसलिए पीएम मोदी इसराइल गए, थैंक्स करने के लिए भी गए। और ये भी था कि जो उनका बराक 8 जो उनका मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया यूज करता है। और आज भी जब पीएम मोदी इसराइल गए, क्योंकि हमारे को अपने डिफेंस सिस्टम चाहिए, मिसाइलें चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो वहां पे बहुत से एग्रीमेंट किया गया। साथ में आयरन बीम वो सिस्टम इंडिया ले रहा है, 18 सिस्टम इंडिया लगाएगा अपने बॉर्डर के पास, पंजाब और आपके जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि यहाँ पे कोई ड्रोन आए, मिसाइल है, उसको इंटरसेप्ट किया जाए। साथ में पीएम मोदी पूरे देश को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, आयरन डोम से भी और अपने सिस्टम से भी, सुदर्शन चक्र से भी। तो हमको बहुत सी चीजें चाहिए, जिसके लिए हमारे पास 3-4 कंट्री सामने आती हैं। एक है रशिया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा इसराइल है। तो इसलिए पीएम मोदी इसराइल गए थे और इसराइल ने वो पूरा सपोर्ट किया। तो हम इसराइल की कब भला क्यों ना कहें, क्यों ना इसराइल के लिए कहें कि इसराइल हमारा दोस्त है, इसराइल ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो क्यों ना हम इसराइल के साथ स्टैंड हो। इसलिए आज हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। हाँ सर, इसराइल के साथ आर्मी का तो हमारा है, एसोसिएशन है, हम लोग टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करते हैं, उससे उतना ही इम्पोर्टेंट है। लोग जानते नहीं बहुत लोग कि इसराइल कितना एडवांस है इन एग्रीकल्चर एंड मेडिकल इनोवेशंस। वो एक कंट्री है। अभी मैं लेटेस्ट उनकी एक इनोवेशन हुई है, लेटेस्ट तो नहीं, थोड़ा टाइम हो गया, विच इज अबाउट हाउ अ ब्लाइंड मैन, जो बचपन से ब्लाइंड है, वो कैसे देख सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी इन लोगों ने क्रिएट की है। तो बेसिकली इंडिया को वहां से टेक्नोलॉजी भी मिल रही है सर। और एक सबसे बड़ी बात, एक इंपॉर्टेंट बात, बिफोर यू फिनिश द प्रोग्राम मैं बताऊंगा, आपसे पूछ रहा हूं सर, कोई और कंट्री है जहां पर रिलीजियस लीडर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो? कोई भी और कंट्री का मुझे बताइए। खाली ईरान है जहां एक रिलीजियस आदमी को प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द कंट्री बना के रखा हुआ है। तो वो तो हर बात को रिलीजन से जोड़ेगा, वो तो हर बात से रिलीजन से जोड़ेगा। उनके लिए तो वही इंपॉर्टेंट है। वो आदमी को बिठाया इसलिए क्योंकि उसकी सोच उसके आगे नहीं जा सकती।
he is a religious leader, not a Iran's leader. He is not country's leader. He is a religious leader. तो भुगतो भैया, अगर आपने ये गलती की है, ऐसे आदमी को ऊपर बिठाया है, तो भुगतिए और आप दुनिया से गायब होने के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज यू हैव बीन रेंटिंग डेथ टू अमेरिका, डेथ टू एवरीबडी, डेथ टू इजराइल। भैया अब आप भी जरा ये चख के देखो कि डेथ टू ईरान कैसे होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए मेन बात क्या है कि हमारा क्या है, हमारी कंट्री डिफरेंट है। हम पहले बड़े सप्रेस रहते थे, लेकिन आज जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो ऑफेंसिव पॉलिसी है। हम उसी के साथ खड़े होते हैं जो हमारे साथ खड़ा होता है, हम उसी की मदद करते हैं जो हमारी मदद करता है। जब ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा तो हम क्यों उसके साथ खड़े होंगे? जब इजराइल हमारे साथ खड़ा है तो क्यों हम ना इजराइल के साथ खड़े हों? और दूसरी एक और बात कहूँ कि इस टाइम पे दोनों कंट्री के बीच में एक हेक्सागन अलायंस चल रहा है, इंडिया और इजराइल के बीच में, जिसके अंदर जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, यानी कि जो मिलिटेंट को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं, एक है पाकिस्तान, एक है टर्की, एक है सऊदी अरबिया, अब साथ में एक और कंट्री का भी नाम यहाँ पे आता है, सीरिया का नाम आता है। तो यहाँ पे अपना ये ग्रुप बनाने के चक्कर में कि ताकि जो मिलिटेंसी है वो खत्म हो सके, और इससे क्या है कि एक तो फायदा ये होगा कि इंडिया स्ट्रेंथन होगा, दूसरी बात ये होगा कि पाकिस्तान कमजोर होगा, टर्की कमजोर होगा जो इंडिया के दुश्मन है, और वर्ल्ड को मिलेगी शांति। खैर बात बहुत भी इश्यूज है, इस पर बात करेंगे, लेकिन आज प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, सॉरी सर एक सेकंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। And let peace be there to